Hello friends, good morning to all of you. Myself, Engineer Ravi Prakash, and as I have promised you earlier that we will continue with the lecture of transportation engineering. Now today we will start the second lecture of the transportation engineering. बट एक चीज मैंने आप लोगों से भी प्रॉमिस करवाया था कि इस लेक्चर को लाइक करिए जरूर, शेयर करिए जरूर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर वो दोस्त तक ये लेक्चर पहुंच सके और हम कल जो है बेहतर तरीके से हम आएंगे आपके सामने। तो जैसा हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि इसके जो भी नोट्स हैं उसके आपको हम पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, जो कि टेक्निकल क्लासेस के ऐप के थ्रू आपको ये वीडियो मिलेगा। क्लियर है। दूसरा चीज कि हाँ, अदर बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, जो वीडियो देखने के बाद उनको इंटरेस्ट जगता है, देन वो कंसल्ट कर सकते हैं टेक्निकल क्लासेस को, और जो भी उनको प्रोसेस होगा फिर वो आगे उनसे कंसल्ट करें और वीडियो लेक्चर के साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं ताकि उनको भी नोट्स ये मिल सके। क्लियर है। तो now friends we would like to start the lecture। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक एंड किए थे। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग कि इंडियन रेलवे में उसके आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द इंडियन रेलवे। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले हम रेलवे बोर्ड का बात करते हैं। किसका? रेलवे बोर्ड का। आखिर रेलवे बोर्ड का फंक्शन क्या है? तो रेलवे बोर्ड जो है ना, इट इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे विच कंट्रोल the power of the इंडियन रेलवे। मतलब कि ये जो रेलवे बोर्ड है ये क्या होता है? इट एक्सरसाइजेस ऑल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सरसाइज मिलता है, जो भी कंट्रोल्स मिलते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? रेलवे बोर्ड। मतलब कि ये क्या हो गया? ये टॉप मोस्ट बोर्ड हो गया इंडियन रेलवे को, जो कि ये क्या करता है? ये पूरे के पूरे इंडियन रेलवे को कंट्रोल करता है। क्लियर है? ठीक, समझ में आया क्या? दूसरा हम लोग आरडीएसओ। आखिर आरडीएसओ क्या होता है? देखिए, आरडीएसओ, आर का मतलब रिसर्च, डी का मतलब डिजाइन, एस का मतलब स्टैंडर्ड्स, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आरडीएसओ का मतलब क्या हुआ? रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसका काम क्या है। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है रिसर्च डिजाइन आरडीएसओ का, वो कहां पे है? लखनऊ में। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद इसका काम क्या होता है? देखिए, जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, दूसरा जितने भी जोनल रेलवे होता है, चाहे जितने भी मॉडर्नाइजेशन हो, जितने भी आपको प्राइवेट सेक्टर्स इसके थ्रू बनाए जाते हैं, दूसरा जितने भी पब्लिक रेलवे होते हैं, सब का एडवाइजर, जो टेक्निकल एडवाइजर होता है वो कौन होता है? आरडीएसओ होता है। तो आरडीएसओ एक टेक्निकल एडवाइजर के रूप में भी वर्क करता है और एक कंसल्टेंट टू द, देखिए क्या है कि इट्स हेडक्वार्टर इज एट लखनऊ। क्लियर है? दूसरा इज इट एक्ट एज टेक्निकल एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू द रेलवे बोर्ड। क्लियर है? द जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट एज वेल एज टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्लियर? दूसरा अब क्या है? अब हम लोग आते हैं जोनल रेलवे। देखिए, इंटायर रेलवे सिस्टम को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है टू इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशियंसी। क्लियर है क्या? ये चीज आपको क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। तो
इसके इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। और एट प्रेजेंट नाउ इंडियन जो रेलवे सिस्टम है उसमें कितने जोन्स हैं? 18 जोन्स हैं। वो सारे जोन्स को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए उस जोन्स में ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा जोन है और वो कहां है। ये क्वेश्चन आ जाता है लिखने के लिए। क्लियर है? अब चलिए हम लोग वो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वो डिफरेंट जोन्स कौन कौन हैं। वो सारे जोन्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब आ जाइए वो वो 18 जोन जो हम बोले हैं उन 18 जोन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि एट प्रेजेंट there are 18 zones in Indian Railway। क्लियर है? दूसरा आप देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे जोन डाल रहे हैं। रेलवे जोन ठीक है, इसमें हम रेलवे जोन डाल रहे हैं। उसका हेडक्वार्टर कहां पे है वो चीज भी इसमें हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट हम देख रहे हैं सेंट्रल। देखिए तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल रेलवे कहां पे है बताइए सब लोग। कहां है? मुंबई में। तो सेंट्रल रेलवे जो है आपका कहां है? मुंबई में। सेकंड आ जाइए हम आपका ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे कहां है? देखिए तो ईस्टर्न रेलवे जो है आपको कहां है? कोलकाता में। देखिए ईस्टर्न से जितने भी रिलेटेड आते हैं ना मोस्टली ईस्टर्न रेलवे हो गया वो कहां होता है आपका? कोलकाता में। सेकेंड पॉइंट आ जाइए, थर्ड पॉइंट। अब आ जाइए ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बताइए तो सबको पता होगा, सबको पता होगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहां पर है, जिसको हम लोग ECR से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां है इसका हेडक्वार्टर? हाजीपुर में। ये तो अपना ही है ना। ठीक है, अरे बिहारी भैया इसको तो जानिए, ये तो अपना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए अब ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो कहां है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? भुवनेश्वर। कहां है? भुवनेश्वर में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट है आपका नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे कहां पे कहां है? NR कहां है? दिल्ली में। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे जो है आपको वो कहां है? दिल्ली में है। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट 6 नंबर जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है वो कहां है? इलाहाबाद में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये क्या है? NER। ये कहां है? नॉर्थ ईस्टर्न, गोरखपुर में।
कहाँ है? गोरखपुर में। नेक्स्ट जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये कहाँ है? NFR, ये कहाँ है? मालीगांव। ठीक है, तो ये डिफरेंट तुम्हारा आपका क्या हो गया? ये 18 जो है वो आपको जोनल रेलवे हो गया, ध्यान रखना है सबको। ठीक है, तो ये जो 8 हो गया, ये 8 जोनल रेलवे हुआ। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेंट्रल रेलवे कहाँ है? मुंबई में। ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे है? कोलकाता में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? हाजीपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। नॉर्दर्न रेलवे कहाँ पे है? दिल्ली में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? इलाहाबाद में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे है? गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे कहाँ पे है? मालीगांव में। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। तो 8 तक हो गया, तो देखिए 9th नंबर। अब 9th नंबर में जो है आपको क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो है वो कहां पर है? इसको हम लोग NWR से डिनोट करते हैं, और ये कहां पे है? जयपुर में। नेक्स्ट 10 नंबर में देखिए तो क्या है? साउदर्न रेलवे कहां पर है? कहां होना चाहिए? चेन्नई में भाई। ठीक है, आंवला क्यों नहीं करता है, वो ध्यान रखना है। आंवला क्यों मतलब साउथ मतलब चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे कहां पे है? SCR से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहां पे है? सिकंदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप साउथ ईस्टर्न रेलवे कहां होना चाहिए? ईस्टर्न जुड़ गया, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्या हो गया? साउथ ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे क्या होगा? कहां होना चाहिए? अरे इतना जल्दी जवाब आना चाहिए आप लोगों से। कहां है? बिलासपुर। कहां पे है? बिलासपुर में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? SWR से। कहां होना चाहिए? हुबली। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको 15 नंबर में है वेस्टर्न रेलवे। कहां पे होगा ये वेस्टर्न रेलवे? मुंबई। ठीक है, तो देखिए अब जो नेक्स्ट जो आपको है, नेक्स्ट जो 7 जोन हुआ वो कौन कौन हो गया? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, याद हो जाएगा इससे। देखिए बार बार जिस चीज को आप सुनिएगा ना, हम देखिए बार बार एक चीज को, मेरे बोलने का पर्पस क्या होता है कि ताकि आपके दिमाग में इसमें फिट हो जाए, और एक बार फिट हो गया ना वो निकलेगा नहीं। हमारे क्लास में जो है आपको यही पढ़ना है, यही याद करना है, सब कुछ यही कर लेना, ताकि घर पे हम रिलैक्स रहें, कोई अदर सब्जेक्ट पर मेहनत करें। क्लियर? तो देखिए
अब इसमें क्या हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहां पे है, जयपुर में। साउदर्न रेलवे कहां पे है, चेन्नई में। साउथ सेंट्रल रेलवे कहां पे है, सिकंदराबाद। क्या है फिर, साउथ ईस्टर्न कहां पे है, कोलकाता में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहां पे है, बिलासपुर में। साउथ वेस्टर्न रेलवे कहां पे है, हुबली में। वेस्टर्न रेलवे कहां पे है, मुंबई में। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखिए। ठीक, तो देखिए जो नेक्स्ट आपको है 16 नंबर जो है आपको 16 नंबर जो रेलवे जोन है, अब आ गया आपको वेस्ट सेंट्रल रेलवे। ये कहां पे है, WCR से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहां पे है, जबलपुर। कहां पे है, जबलपुर में। नेक्स्ट जो है आपको 17 नंबर जो है कोंकण रेलवे जो है कहां पर है ये, नवी मुंबई। नेक्स्ट जो लास्ट है आपको 18 नंबर, वो है साउथ कोस्ट जोन, और ये कहां पे है, विशाखापट्टनम। कहां पे है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो फिर से एक बार देखें, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कहां पे है, जबलपुर में। कोंकण रेलवे कहां पे है, मुंबई में, नवी मुंबई में। साउथ कोस्ट जोन कहां पे है, विशाखापट्टनम में। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि राइट 5 जोन्स विथ देयर हेडक्वार्टर्स। 3 नंबर में 4 नंबर में आपके सेमेस्टर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है, जैसे देखिए एसएससी जेई में भी 4-5 बार पूछा हुआ है कि राइट द 7 जोन्स विद देयर हेडक्वार्टर्स। और ये जानते हैं कितने नंबर का पूछता है, 10 नंबर का पूछे हुए हैं क्वेश्चन। देखिए जेई वगैरह में क्या है ना, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या हो जाता है कि जब इतना सारा सिलेबस हो जाता है ना हम लोगों के पास, ये चीजें टफ लगने लगती है। लेकिन टफ नहीं, रवि सर है तो फिर टफ क्यों, सीधी बात है। तो इस चीजों को हम लोगों को क्या करना है, कहीं पे रिमेंबर करना है। तो देखिए आपके सेमेस्टर में भी पूछ सकता है कि राइट द 8 जोन्स विद देयर हेडक्वार्टर्स। सिंपल सा है, और इसमें से हम कोई भी 8 याद करेंगे, लिख लेंगे, और हमको 5-6 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, क्लियर है क्या, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, एक बिहारी 100 पर भारी, इसलिए पढ़िए अभी से और मजे करिए, मजे भी करना है, और बिहारी हैं तो गर्व भी करना है। क्यों, एक बात आपको बता देना चाहते हैं, देखिए हम बिहारी हैं तो हम लोगों के पास वो स्टैमिना है कि हम 4 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन बाहर में इन लोगों के पास 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाने के बाद वहां बच्चे एकदम परेशान होने लगते हैं। लेकिन हम लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जब ये वरदान एक मिला हुआ है कि हाँ हम लोग के पास स्टेमिना है, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देन व्हाई वी कैन नॉट, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। सो आप लोग सब लोग मेहनत करिए, और हम लोग यहाँ पे एसएससी जेई में भी रिजल्ट निकालना है, और किसी हर हालत में देखिएगा एसएससी जेई में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बार, और रिजल्ट सिविल में यहीं से होगा। क्लियर है, ये एनर्जी, ये प्रॉमिस लेकर हम लोग आए हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें होती रहेगी ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्लियर। तो देखिए दूसरा बात है कि अब देखिए जितने भी जोन्स होते हैं ना, उसका हेड कौन होता है। जैसे उसका हेड कौन होता है, तो जनरल मैनेजर, जैसे सुनते होंगे कि जीएम, जैसे इस जोन का हेड जो है वो जीएम है। आगे जीएम मतलब क्या, जनरल मैनेजर।
और जितने भी उसके अंदर सिस्टम रहते हैं, सारा उस जोन के अंदर जो भी सिस्टम है, जो भी एडवाइस सबसे उसका हेड कौन है? जनरल मैनेजर। तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट में ही याद रखेंगे उसको कि हेड ऑफ ईच जोन इज जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर मतलब क्या? जीएम। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कुछ बातें देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, उनका वर्क क्या होता है, तो वो सब कुछ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, इसी का है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन है एब्रिविएशन, मतलब क्या होगा, कैसे उसको हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे उसको हम लोग ब्रीफ। नेक्स्ट क्या है? ब्रीफ ड्यूटीज। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका जनरल मैनेजर। देखिए जनरल मैनेजर जो होता है, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? आप लोगों को पता है अच्छे से, जीएम। और इसका क्या फंक्शन होगा? ओवरऑल इंचार्ज होता है, ये ओवरऑल इंचार्ज होता है, क्योंकि सबसे किसी भी जोन का हेड होता है। दूसरा पॉइंट जो है आपको एडिशनल, दूसरा है एडिशनल जनरल मैनेजर। ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एजीएम। जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एजीएम। तो इसका वर्क क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे होता है ये। जैसे मान लीजिए अगर जीएम साहब नहीं है तो उस टाइम कौन कंट्रोल करे? उस टाइम हेड कौन होगा? तो अगर जिस टाइम जीएम साहब नहीं है तो उस टाइम कौन होंगे? एजीएम होंगे। ये सेकंड पोजीशन होता है इनका इंचार्ज में। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है आपको सीनियर ड्यूटी मैनेजर। सीनियर ड्यूटी जनरल मैनेजर। सीनियर ड्यूटी जैसे एसडीजीएम जो बोलते हैं, इनका वर्क क्या होता है? ये क्या होता है? चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, चौथा जो है आपको चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, इसको कैसे? तो सीपीआरओ से डिनोट करते हैं। इनका काम क्या होता है? पब्लिक रिलेशन वर्क। इनका काम क्या होता है? पब्लिक रिलेशन वर्क। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये सब क्या है कि कुछ हमारा कुछ जो है कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सारे पॉइंट्स को, क्योंकि देखिए ये सारा पॉइंट्स क्योंकि देखिए हम लोग अब रेलवे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए कि क्या कौन सा क्या चीजें होती है, कौन उसमें हेड होता है, कौन मतलब उसके मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि मान लीजिए जोन है, ये पर्टिकुलर जोन है, इस जोन में हेड कौन है, अब मालूम कि इस जोन को हेड कौन होता है, किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, वही चीज नहीं पता है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए हमें। ये नहीं कि हाँ बस केवल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। यार नंबर के लिए तो सब पढ़ ही लेते हैं, कुछ नॉलेज भी तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए आगे जब आप इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो वो ये थोड़ी पूछता है कि आपको सब्जेक्ट का अंदर का नॉलेज क्या है, कि आपके उसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप ये हैं तो बताइए क्या होगा, आप क्या वर्क करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि वो जानना है ना कि आप एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है। बाकी चीजों बाहरी चीजें क्या है उसका नॉलेज आपको है कि नहीं, वो चीज उसमें चेक करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए कुछ प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में
जहाँ पे रेलवे वगैरह का पार्ट्स का, कहीं पे इंजन का प्रोडक्शन होता है, कहीं पे उसके पार्ट्स का प्रोडक्शन होता है, कहीं बोगी बनाया जाता है, कहीं स्लीपर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों से पूछता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन, नेक्स्ट जो है आपका प्रोडक्शन यूनिट, नेक्स्ट जो है आपका प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका प्रोडक्शन यूनिट, उसमें देखिए हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। यूनिट है, ठीक है, ऐसे कॉलम बना रहे हैं हम, इसमें यूनिट डाल रहे हैं, इसमें इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वो लिख रहे हैं, इसमें जो है हेडक्वार्टर कहां पे है वो चीज मेंशन कर रहे हैं, और इसमें क्या है उसका वो कौन कौन चीज उसका प्रोडक्शन होता है वहां उस हेडक्वार्टर में, मतलब किस किस चीज का प्रोडक्शन होता है। तो पहला क्या है, चित्ररंजन। ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आप लोगों को। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो चित्ररंजन में। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक, इसका काम जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाता है। ठीक है, मतलब इंजन, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क, तो ये कहां पे है इसका, वाराणसी में। ये तो सबको पता होगा, जहां से मोदी जी जीते हुए हैं वहीं से ना, डीजल लोकोमोटिव। क्या नेक्स्ट जो है आपका इंटीग्रल, नेक्स्ट जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, नेक्स्ट जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पे है, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्या बनाता है, कोचेस बनाता है, बोगी वगैरह। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका जो नेक्स्ट जो है रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कहां पे है, रेल कोच कपूरथला, और ये भी क्या बनाता है, कोचेस बनाता है। देखिए अब कौन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मतलब कोच आ गया, मतलब कोच बनाता है। ठीक है, कोच मतलब वही बोगी, और ये पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पे है, चेन्नई में, और रेल कोच फैक्ट्री कहां पे है, कपूरथला में। ये भी क्या, दोनों क्या बनाएगा, कोच बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक जो है डीजल कंपोनेंट वर्क, डीजल कंपोनेंट्स वर्क, इसका, और ये कहां पे है, पटियाला में। ये कहां पे है, पटियाला में। और इसका क्या होता है, जो डीजल इंजन जो बनता है उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो यहां बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है, व्हील एंड एक्सल प्लांट। तो व्हील एंड एक्सल प्लांट कहां पे है, बेंगलुरु में है, और इसका काम क्या है कि आपको व्हील और एक्सल बनाना। ठीक है, तो व्हील एंड एक्सल प्लांट कहां पे है, बेंगलुरु में, और इसका काम क्या है, व्हील और एक्सल बनाता है। तो देखिए ये सब क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो जब पूछ लेगा तो हमको जानकारी रखना चाहिए। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमको एक एक चीज ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोडक्शन यूनिट है। एक बार और हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क कहां पे है, चित्ररंजन में। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाना। डीजल लोकोमोटिव कहां पे है, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव बनाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पे है, चेन्नई में, क्या बनाता है, कोच बनाता है। रेल कोच फैक्ट्री कहां पे है, कपूरथला में, और इसका भी काम क्या है, कोचेस बनाना। डीजल कंपोनेंट वर्क कहां पे है, पटियाला में, डीजल कंपोनेंट्स बनाता है। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहां पे है, बेंगलुरु में, और इसका काम क्या है, व्हील और एक्सल बनाना। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं।
ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो होता है आपको कफ, देखिए नेक्स्ट जो है आपको कफमॉ। कफमॉ भी एक क्या है, रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट है। कफमॉ देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि द सेंट्रल, देखिए द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर modernization of workshop was set up in 1979 to implement the various workshop modernization program of Indian रेलवे। ठीक है, तो कफमॉ क्या है, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, वाज सेट अप इन 1979 टू इम्प्लीमेंट द वेरियस वर्कशॉप। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो जैसे अब जैसे मान लीजिए जैसे आप देख रहे हैं कि ईयर चेंज हो रहा है, वैसे आप देखते होंगे हर टाइम कुछ ना कुछ नई चीजें आ जाती है। जैसे आप देखिए बहुत पहले सुनते होंगे कि स्टीम रेलगाड़ी चलता था, स्टीम से मतलब भाप से चलाया जाता था। उसके बाद देखें कि कोयला वगैरह से भी सुने होंगे, फिर उसके बाद डीजल से भी चला गया। अब देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक से चल रहा है, जिसमें अब ये भी सुन रहे होंगे कि ड्राइवरलेस ट्रेन आने वाला है। तो जैसे ये सब चीजें, जैसे ड्राइवरलेस मेट्रो का आप सुने ही होंगे कि दिल्ली में उसका मतलब उद्घाटन किया भी गया था। ठीक है, तो इन सभी बातों को जैसे ईयर चेंज होता है, डेवलपमेंट होता है, नई चीजें को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो आखिर जो नई चीजें आ रहा है कितना सही है कितना गलत है, वो सारा चीज कौन देखेगा, कौन उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, कि उसका गुड एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसमें एनवायरमेंट पे इफेक्ट क्या है, पब्लिक पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो वो सारा का सारा चीज जो है वो कौन देखता है, कफमॉ देखता है। और ये क्या होता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जितने भी मॉडर्न चीजें आ रही हैं उसको इंप्लीमेंट करना इंडियन रेलवे में। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं क्या कि अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम श्योर है, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे कितनी बार पूछा ही गया होगा कि व्हाट आर द strength of इंडियन रेलवे। आखिर इंडियन रेलवे का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अच्छाई। उसकी अच्छाई क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। जैसे रेलवे इंडियन रेलवे है तो आप देखते होंगे कि इतना ज्यादा इसका मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स तक इसको पहुंचाया जा चुका हुआ है। तो व्हाट आर द एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो वो सब सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब देखिए रेलवे है तो उसका एक देखिए सबसे बड़ा, जैसे रोड और रेलवे में देखिए डिफरेंस ही एक तरह के कि आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, पटना में अपने बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है। ये सब क्या है, एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है। अभी देख रहे होंगे कि लॉकडाउन में गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है तो गर्मी नहीं हो रहा है, रात में ठंडा लगता है। इस टाइम में एकदम पसीना चलता रहता था हम लोगों को, इस टाइम हम लोग को ठंड लग रहा है।
तो आखिर मतलब ये सब क्या है, तो इसमें बहुत बड़ा पॉल्यूशन का रोल होता है। लेकिन अगर ट्रेन को चलाया गया है, जिस टाइम अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रहा है, तो उसके आपको व्हीकल के रिस्पेक्ट में, जो रोड पे चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम पोल्यूशन होता है, मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, तो एक पहला इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा कि इट कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है, देखिए दूसरा फायदा क्या है कि जैसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन। इट कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन क्या होता है, बहुत कम पोल्यूशन होता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि चाहे इसको हम यहां पे लिख भी सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू रोड ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में इसमें क्या होता है, बहुत कम पोल्यूशन होता है। दूसरा कि इट प्रोवाइड, जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे जो है बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जब बहुत ज्यादा नौकरी देता है। एक बार देखते हो ग्रुप डी का निकला तो 1,00,000-1,50,000 वैकेंसी निकल गया। इस तरह से क्या है, बहुत ज्यादा ये आपको मतलब जॉब प्रोवाइड्स करता है। इट प्रोवाइड large amount of employment, क्या है, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए रेलवेज का जो होता है उसका जो लाइफ होता है बहुत ज्यादा है। क्यों रेलवे लाइन, और जैसे रेलवे लाइन जो ट्रैक है आपका और जो उसके व्हील के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका लाइफ बढ़ जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि the rolling friction between wheel and rail is very less, which increases the efficiency of locomotive। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर कम घर्षण होगा तो वो बहुत तेजी से आगे मूव करेगा। जैसे आप साइकिल ही चलाते होंगे, अगर देखिए बहुत ज्यादा मिट्टी है उस पर आप बहुत एनर्जी लगाना पड़ता होगा तो भी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मिलता है। लेकिन रोड बहुत अच्छा रहता है तो उस पर आप कम स्पीड में बहुत स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, क्लियर है। तो और देखिए और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं कि ये क्या होता है कि आपको फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होता है, ये भी एक एडवांटेज है। तो ये क्या होता है, it is fully funded by central government of India, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट एडवांटेज है आपका कि देखिए आप ये देखते होंगे कि लार्ज पैसेंजर और लार्ज अमाउंट ऑफ गुड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि ट्रांसपोर्ट large number of passenger and goods from one place to other। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है फायदे हैं। देखिए ये सब सारे हम पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दे रहे हैं और ये आपके नोट्स में जो है ना प्रॉपर लिखा हुआ है। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको और ऑब्वियस सी बात है इसके साथ साथ उनको नोट्स भी मिल रहा है। तो इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो इस फायदे को उठाएं, फायदा लें। टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, टेक्निकल क्लासेस के ऑफिस में कंसल्ट करें और वो इस चीज को
गेन करें और घर बैठे बैठे पढ़ाई करें सुरक्षित, सेफ एंड। देखिए तो एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं फायदा क्या क्या है। पोल्यूशन कम कराता है। दूसरा फायदा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करता है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इससे क्या होता है, लोकोमोटिव को कम पावर लगाना पड़ेगा, कम फ्यूल का कंजम्पशन होगा, ठीक है, उसका लाइफ बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा है कि इसका ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है आपको। दूसरा है ये फुल्ली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड होता है। ठीक, अब दूसरा क्या है कि ये इसके पास क्या होता है, इट इज मोर इफिशियंट। ये क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। जैसे क्या सुनते होंगे, इसको पहले स्टीम से भी चलाया जाता था, अब कोल से भी चलाया जाता है, डीजल से भी चलाया जाता है, आपको इलेक्ट्रिक से भी चलाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करके भी इसको चलाया जा रहा है। क्लियर है क्या? तो ये सब क्या है, इट इज मोर एनर्जी इफिशियंट है। आपको नेक्स्ट पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि इट इज मोर एनर्जी इफिशियंट। क्लियर है? तो ये सब क्या हुआ, इसका फायदा हुआ। अब इसका वीकनेस क्या होता है, ये तो हम स्ट्रेंथ देख लिए, अब इसका वीकनेस क्या होता है। देखिए हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, अगर उसका कुछ का फायदा हो रहा है तो उसका नुकसान भी होगा। तो अब इससे नुकसान क्या है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या इसका वीकनेस है, वो चीज देख लेते हैं। देखिए तो वीकनेस क्या है इसका, देखिए तो वीकनेस ऑफ इंडियन रेलवे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इनिशियली जब इसको बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा इनिशियल कॉस्ट होता है कि इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ, चाहे इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर भी होते हैं। ठीक है, कि इट हैव मोर नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर। देखिए स्किल का मतलब होता है, मतलब जिसमें बहुत सारा नॉलेज है, ज्ञान है। इसमें देखिए बहुत सारा, पहले क्या होता था कि लेबर्स का ऐसे ही रिक्रूटमेंट कर लिया जाता था। ठीक है, तो वो सब बहुत ज्यादा क्या होता है, अनस्किल्ड होते, जैसे ग्रुप डी वगैरह होता था पहले, बहुत ज्यादा अनस्किल्ड होते थे। उसके पीछे उनको हमेशा बताना पड़ता था, उसके पीछे एक टेक्निकल बंदा हमेशा लगाना पड़ता था। इट हैव मोर नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, और इसका वीकनेस क्या होगा, और कोई बता सकता है कि इसका वीकनेस क्या है? कि देखिए बहुत सारा इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये क्या है कि आपको ओवर एज हो चुका हुआ है। जैसे आप बहुत सारा सुनते होंगे कि जो रेल है पटरी से नीचे उतर गया। आखिर कैसे उतर गया? तो वही होता है उसका नट वगैरह, नट वॉल्ट जो है, चाहे उसका जो रेल है अपना लाइफ पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो कि in various part of the country rails are overaged. ठीक है। दूसरा है कि इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री क्या है कि अभी भी वहां पे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो अभी तक भी नहीं पहुंचा है, लगभग 20 से 25 साल अभी भी पीछे है वो। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री रेल्स आर ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर बैक। ठीक है, तो ये सब सारा पॉइंट्स क्या है, इसके वीकनेस वाले पॉइंट्स हैं, जो कि अब देखिए हम सारा नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। सो देखिए आज हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। क्लियर है क्या?
तो अब फिर अगले अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे कि गेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए और भी चीजें बता देते हैं कि जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जो 6 सेमेस्टर में बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं। 6 सेमेस्टर में बच्चे के लिए कंक्रीट आरसीसी उनके लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बेहतरीन आरसीसी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बच्चे उनको जेई देखिएगा, जो उनको आप बच्चे देख आपके अगर भाई होंगे दीदी होंगी तो आप उनको बताइएगा कि अच्छा दोस्त होंगे उनके एक बार बताइएगा कि उस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि उनको इतना फायदा होगा उस लेक्चर को देखने से कि एकदम देखिएगा बिल्कुल हाई कंपटीशन लेवल बनाएंगे, ताकि बच्चा किसी भी कंपटीशन में बैठे, एसएससी जेई में बैठे, स्टेट इंजीनियरिंग में बैठे और श्योर क्रैक करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आरसीसी का भी देखिएगा आज शाम तक आपको वो भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, लेक्चर से जुड़े और रवि सर से जुड़े रहिए। ठीक है, रवि सर से जुड़े रहिए और दूसरों को भी जोड़ते रहिए, यही हमारा और आपका मकसद होना चाहिए इस टाइम। अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें। सो थैंक यू दोस्त। और एक चीज जरूर याद, प्रॉमिस नहीं भूलना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। क्लियर है क्या? थैंक यू अगेन एंड थैंक यू सो मच।